फिल्म प्यासा का आखिरी सीन विजय यानी गुरुदत्त कहते हैं, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। गुलाबो यानी वहीदा रहमान पूछती हैं, कहाँ? विजय कहता है, बहुत दूर, जहाँ से दूर मुझे ना जाना पड़े। गुलाबो कहती है, इसीलिए आए थे, यही बताने के लिए यहाँ तक आए थे। और धीरे से विजय कहता है, मेरे साथ चलोगी? और गुलाबो मुस्कुरा देती है। यहाँ आकर वो फिल्म ख़त्म होती है जिस फिल्म ने हिंदुस्तानी फिल्म जगत ही नहीं, दुनिया की फिल्म की कतार में अपनी जगह बना रखी है। और उसकी वजह ये है कि 1957 की ये फिल्म अपने ढंग की अनूठी और अतुल्य फिल्म मानी गई है। उसकी वजह क्या है? इससे पहले कि मैं इस फिल्म के बारे में जिक्र करूं, अपनी बात को कहना, मैं अभी 10 अक्टूबर 2024 को ये महसूस कर रहा हूँ कि 10 अक्टूबर 2024 है, वो 10 अक्टूबर 1964 था। गुरुदत्त दुनिया से रुखसत हो गए, यानी गुरुदत्त को रुखसत हुए भी 60 बरस हो गए, और 60 बरस बाद भी गुरुदत्त का सिनेमा उतना ही जिंदा और ताबिंदा क्यों है? और प्यासा तो उनकी बड़ी कामयाब फिल्म थी। शायद जो ट्रायलॉजी उन्होंने बनाई उसमें सबसे कामयाब फिल्म ही ये मानी जाती है। कहा जाता है कि उस ज़माने में लगभग 50 लाख से ज़्यादा पैसा उन्हें इससे हासिल हो गया, जो उस ज़माने का एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। यानी इसे आर्ट फिल्म में रख लो, इसे कमर्शियल फिल्म में रख लो, इसे कहीं भी रख लो, मेरा ख्याल ये है कि इसे सिर्फ आप एक फिल्म में रख लो, गुरुदत्त की फिल्म। गुरुदत्त के मन में ये ख्याल तो बहुत पहले से था, और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मेरी फिल्मों के बारे में जानकारी जो मैं करता रहता हूँ और बचपन से ही करता रहा हूँ, अगर उसका जिक्र करना चाहूँ तो ये एक ऐसी फिल्म है जो लाफानी है, इमॉर्टल है। और इसकी एक वजह है, उस हिस्से पे अपनी बात को कही गुरुदत्त ने, और उनके जो डायलॉग राइटर हैं, उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं अबरार अलवी साहब और साहिर। मेरे ख्याल से ये फिल्म जो है साहिर की फिल्म है, इसलिए कि शुरू से लेके आखिर तक साहिर की शायरी इसमें छाई रहती है। ये अलग बात के तरतीब से गुरुदत्त ने परोसा उस शायरी को। अब आप सोचिए कि क्या हिस्सा है वो ज़िंदगी का, दुनिया का, जिस पर ये फिल्म बनाई गई। वो कूचे, वो नीलाम घर और वो कोठे जिनकी तरफ तो किसी की तवज्जो भी नहीं जाती। ये मेरी खुशबख्ती थी कि बेंगलोर में आने जाने लग गया था 2008 से, और कुछ ही अरसे के बाद मुझे मालूम हुआ कि सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति साहब, जो कि गुरुदत्त के सबसे करीबी दोस्त थे, उनकी फिल्म्स की सिनेमेटोग्राफी करते थे, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। और एक दोपहर में उनके आशियाने पर पहुंच गया, और पतले दुबले से मूर्ति जी ने इतने स्नेह से, सम्मान से वीके मूर्ति साहब ने मेरा स्वागत किया। 2 घंटे से ज़्यादा हम बात करते रहे, और मुझे कॉम्प्लीमेंट ये दिया बाद में वीके मूर्ति जी ने, यू नो सो मच अबाउट गुरु। सर, आई वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम, सो दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट गुरु विद यू। सो वो एक ऐसी दोपहर थी जिसमें फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, वो तो मुमकिन नहीं था, गुरु तो जा चुके थे, लेकिन जो सबसे करीबी उनके हैं वो बस वीके मूर्ति साहब। मैं ये सोचता हूँ, ये इत्तफाक़ी था कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई और बात हो गई। इस फिल्म की अगर हम समीक्षा करने की बात करें, समीक्षा की तो मैं कभी कोई कोशिश करता नहीं, सिर्फ ये कि अपनी बात कहा करता हूँ। इस फिल्म में साहिर ने जिस जगह पे जाकर के शायरी को पहुँचा दिया, उससे पहले बात वहाँ तक पहुँची नहीं थी। लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद फिल्म के अचानक विजय शराब पीकर मदहोश हो जाता है, बेहोश होने लगता है, लेकिन गफलत में वो गाना गाता चला जा रहा है। वो गीत तो साहिर साहब का है और धुन बर्मन दादा की है, रफ़ी साहब गा रहे हैं। ये सदियों से बेखौफ
सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। एक लंबी नज़्म है ये, और रफ़ी साहब इसको पूरा सास अंदाज में गा रहे हैं, और आखिर में जाकर साहिर ने बख्शा किसी को भी नहीं। ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। शुरू कैसे किया था? ये कूचे ये हराम घर मुल्कशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये कूचे ये नीलाम घर। इस नज़्म ने तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। 1957 तब वो दौर जो था वो संवेदनहीनता को छू भी नहीं सका था, बल्कि संवेदनशीलता ज़र्रे ज़र्रे में पनप रही थी। हर आंगन में, हर गली में, हर घर में संवेदनशीलता नज़र आती थी। ये अलग बात है कि ये बरस 60 बीतने के बाद, गुरुदत्त की रुखसती के बाद 60 बरस में जब मैं आज बात करता हूँ, आज ढूंढना पड़ता है कि संवेदनशीलता यहाँ रहती है क्या भाई। इधर ज़रा मैं खटखटा के देखता हूँ और बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ संवेदनशीलता से बातचीत हो जाती है, और फिर हम इस फिल्म को याद करने लगते हैं। अगर हम इस फिल्म को एक्टिंग के हिसाब से देखें, अच्छा ही हुआ उन्होंने कुछ और लोगों को इसमें लेना चाहा था, वो तो आप सब जान लेते हैं कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। आखिर गुरुदत्त ने ये तय किया कि ये फिल्म उसका अपना मन का एक ऐसा विचार है जिसे पर्दे पे वो अपनी अदाकारी से लाएंगे, और गुरुदत्त ने वो कर दिखाया जो सचमुच वो ही कर सकते थे। फिल्म में लगातार एक उदासी का माहौल है। इतनी उदासी है कि इस दुनिया को अगर उस दौर में भी देखें तो वो तब भी इतनी ही मैली थी। दोस्त साथ छोड़ जाता है, भाई भाई को पहचानते नहीं हैं, और वो जो बिजनेसमैन है उसे तो पैसे के अलावा किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। और इनकी जो महबूबा कॉलेज टाइम की थी, उसने भी ये सोचा कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, तो वो भी चली गई उस बिजनेसमैन के पास। वो किरदार माला सिन्हा ने बहुत अच्छा निभाया है, उनका नाम इसमें मीना है, और वो जो बिजनेसमैन रहमान साहब हैं वो घोष, मिस्टर घोष हैं। और इन किरदारों को जब मैं देखता हूँ इतना भारी सा हो जाता था माहौल के, उसमें फिर गुरुदत्त ने सोचा कॉमिक रिलीफ दी जाए, और वहाँ उन्होंने जॉनी वॉकर को लिया। यहाँ तक कि वो सर जो तेरा चकराए जैसा गीत भी उन्हें इसमें डालना पड़ा, और जॉनी वॉकर कुमकुम के साथ इसमें काम करते हैं। ये फिल्म इसलिए अनूठी और अनोखी है कि पहले तो ये कि इतने बड़े पैमाने पे इस टॉपिक को किसी ने छुआ नहीं था। दूसरा ये है कि उस सारे माहौल को समझने के लिए गुरुदत्त उन इलाकों में जाकर के देखा अपने राइटर के साथ में, अबरार साहब के साथ में, कि ये ज़िंदगी है कौन सी। तभी तो वो जो पर्दे पे दिखा कि वो रक्कासा नाच रही है, बच्चा रो रहा है, लेकिन जो गाहक है वो इस बात पे जोर देता है कि नाचो, ये है ये दुनिया। तो इस दुनिया को जिस रूप में गुरुदत्त ने प्रेजेंट किया, वो अपने ढंग की एक अनोखी कहानी बनती चली गई। शुरू से ही फिल्म जो है वो ये जता देती है कि जितनी उजली दिखने वाली ये दुनिया है, इसके अंदर एक स्याह दुनिया है, और उस स्याह दुनिया का वास्ता जब तक नहीं पड़ता तभी तक ये दुनिया इतनी उजली लगती है। और प्यासा एक ऐसी फिल्म बना दी। कॉलेज के दिनों को खूबसूरत दौर में याद करता है विजय, और उसके बाद में एक जलसे में कॉलेज के जाकर के जो दुनिया ने उसे दिया है वो सब कर देता है, बल्कि उसकी नज़्म की मजाक भी वहाँ पर उड़ाई जाती है, और एक महफ़िल में गाने के लिए मजबूर हो जाता है, अपने दिल को रोक नहीं पाता विजय। वो कहता है, जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये विजन बर्मन दादा का था कि सारे गीत रफ़ी साहब से गवाने के बाद ये धीर गंभीर गीत उन्होंने हेमंत दा से गवाया, और साहिर के अल्फाज तो जगह जगह पे बिखरे पड़े। मुझे लगता है कि शायद गुरुदत्त पहले इस बात को समझ चुके थे, जो परछाइयाँ जो साहिर का मजमुआ है बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो सब उसको देख चुके थे, और इसीलिए उन्होंने कल्पना की कि ये दुनिया दरअसल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा वो है जहाँ दौलत की भरमार है, और अगर कम है तो कम है तो बस प्यार है, और दूसरी तरफ गरीबी है, मुफलिसी है, लेकिन ज़िंदगी ज़िंदा है, कला पनपती है। और वैसे भी देखा जाए तो कला पनपती भी इन छोटी छोटी झोपड़ियों में और इन छोटी छोटी आशियानों में है। महलों से निकल कर कभी किसी ने मोहब्बत के गीत गाए हों, ऐसा होता नहीं है। ये तड़प तो उन्हीं लोगों में होती है जो फ़नकार होते हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने सारे तजुर्बे किए होते हैं। तो ये सारे जो मंडली इकट्ठी हुई है, गुरुदत्त का अपना तजुर्बा है ज़िंदगी का, अबरार साहब देख चुके हैं इससे पहले। मतलब आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखिए गुरुदत्त का। गुरुदत्त तो बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते रहने वाले इंसान थे। अल्मोड़ा में उदय शंकर एकेडमी में जाकर के डांसिंग की ट्रेनिंग भी ले चुके थे, और उसके बाद में फिल्म बनाते हैं बड़ी हंसती खेलती, दिल पर हुआ है सा जादू, तबीयत मचल मचल गई, और खूबसूरत अंदाज में के तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। ये फिल्में बनाते थे वो। वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस 55 के अलावा 12 o'clock भी है, आर पार भी है, एंटरटेन, ठंडी हवा काली घटा ही गई झूम के। इस वक्त मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हूँ और बाहर बारिश हो रही है। ये हल्की हल्की सी आवाज़ जान के मैंने दरीचा खुला रखा है कि ये बारिश की आवाज़ आती रहे। काले बादल छाए हुए हैं और मुझे गुरुदत्त को याद करने में इस वक्त बड़ी तसल्ली मिल रही है, क्योंकि मौसम इस वक्त उसी मिजाज का है जिस तरह की फिल्म्स गुरुदत्त ने बनानी शुरू की। लेकिन उसके बाद में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1957 में, एकदम हंसती खेलती फिल्मों से इस तरह की फिल्म में आ जाना, जो कि एक चांस था। इतने गहरे टॉपिक को छुआ था उन्होंने कि इसमें फिल्म चले ना चले, लेकिन गुरुदत्त इस बात पे यकीन करके चलते थे कि कला कामयाबी की मोहताज नहीं है। आपकी फिल्म को दुनिया देखे या आपके सृजन को दुनिया देखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मन में कुछ है तो कह दीजिए और उसको अपने तरीके से दुनिया के सामने ले आइए। स्वीकार करे तो ठीक, नहीं करे तो ना करे। तो यही बातें जब मेरी वी.के. मूर्ति साहब से, उनके सिनेमेटोग्राफर से हो रही थी, उन्होंने यही कहा था कि सम हाउ ही हैड कैरेक्टर एंड कन्विक्शन अबाउट द स्टोरी, अबाउट द प्लॉट, अबाउट द डायलॉग्स एंड द होल टीम। ये शब्द वी.के. मूर्ति साहब के हैं जो उन्होंने मेरे सामने कहे थे। सम हाउ ही हैड कैरेक्टर एंड कन्विक्शन अबाउट इट एंड ही प्रिवेल्ड, ही सक्सीडेड। इतनी कामयाब फिल्म हुई कि लोग देखते देखते बार बार कहें कि गुरुदत्त ने ये कमाल कर दिया। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह साहिर के गीत हैं और बर्मन दादा का संगीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, और गीता दत्त का जो एक बड़ा मासूम सा टोनल क्वालिटी है वो हमें इसमें सुनने को मिलती है। जाने क्या तूने कही, या फिर आज कनम मुहे अंग लगा, क्या सेंसोसनेस है उस आवाज़ में। और ये वो दौर है जब अभी गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच की मोहब्बत पूरी तरीके से उरूज पे है। इस फिल्म के बाद कुछ परिवर्तन गुरु की ज़िंदगी में आने शुरू हुए थे। खैर उनकी बातें मैं ज़्यादा ना करते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। अदाकारी अपनी जगह है, सब कमाल कर रहे हैं। यानी छोटे छोटे रोल्स में भी जिन लोगों को उन्होंने ले रखा है, वो महमूद साहब ने अपना करियर अभी शुरू किया है, और एक दूसरे एक्टर जो हैं उनका नाम राधे श्याम है, बाद में वो शास्त्री जी बन के, जब पुजारी बन के आते थे, वो दोनों बने हैं गुरुदत्त के भाई।
और निकम्मे भाई बिल्कुल एकदम से, जो गुरुदत्त को बर्दाश्त नहीं करते। वो जो उधर रेस्टोरेंट के ऊपर बैठा हुआ है मोटू, वो है मूलचंद, ठीक है, वो हमेशा इसी तरह के रूल करते थे। और ये श्याम नाम का कैरेक्टर जो है, ये जता देता है कि दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। क्या पलटी मारता है आखिर में जाके, सभी पलटी मारते हैं। गुरुदत्त जताना ये चाह रहे थे कि इस दुनिया में अगर आप रहते हैं तो रहते रहिए, इत्मीनान से रहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया पे बहुत ज़्यादा यकीन मत करके चलिए, क्योंकि वहाँ ला कर के आपको छोड़ते हैं जहाँ से आगे आपको कोई रास्ता सूझता नहीं। ऐसा विजय की ज़िंदगी में होता है। वो जो दिखाया हिस्सा उन्होंने, जहाँ पर वो ये कूचे ये नीलाम घर, रोंगटे खड़े करने वाला गीत, फिर फिल्म आगे चलती रहती है। इसमें संगीत की बात अगर मैं करूं तो संगीत में जैसे ही शुरू होती है ना फिल्म ये, तो इसमें एक मेरा ख्याल से वो अकॉर्डियन का छोटा सा पीस है। अच्छा, इस पीस को बाद में जब भी कभी माला सिन्हा, जो कि ओल्ड फ्लेम है गुरुदत्त की उस फिल्म में, जब भी वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये छोटा सा टुकड़ा बजता है। मेरा ख्याल से जो पियानो अकॉर्डिनिस्ट हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये लगातार चलता रहता है जब भी कभी माला सिन्हा यानी मीना और गुरुदत्त यानी विजय एक दूसरे के सामने आते हैं, ये टुकड़ा छोटा छोटा बजता है। और दूसरी तरफ एक और बात मुझे पता चली, अब वो गाना जो है ना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो शुरू भी एक इंस्ट्रूमेंट की हल्की सी सरसराहट से होता है। यहाँ से शुरू होता है वो गाना, और बीच में कई बार ये सरसराहट है। बाद में मुझे पता चला कि एस.डी. बर्मन साहब के जो गिटारिस्ट थे, हवाइन गिटार जो बजाते थे, वो थे हज़ारा सिंह साहब, बड़े पॉपुलर उस ज़माने के। तो उनके हाथ से कहीं गिटार गिर गई, और गिटार जब गिरी तो संगीत क्या निकला, बर्मन दादा ने कहा कैप्चर करो इसको, रोको रोको, यही संगीत है जहाँ से ये गीत शुरू होगा। अब मुझे कई बार ताज्जुब होता है वो कितने गुणी लोग थे। अब बर्मन दादा के साथ इस फिल्म में जब मैं देख रहा था कि कौन असिस्टेंट है उनके इसमें, क्योंकि बर्मन दादा के साथ में यहाँ तो अभी वो भी नहीं है, अपना पंचम भी नहीं है, मीरा जी भी नहीं दिखाई दे रही, तो एक एस कार नाम के संगीतकार बड़े गुणी थे, लेकिन उनके गुण के मुताबिक उन्हें दुनिया में, फिल्मी दुनिया में जगह नहीं। एस कार, तो वो एस कार जो थे वो असिस्टेंट थे। और अगर एस कार साहब को आप याद करना चाहें, जब उन्हें इंडिपेंडेंट रूप में मौका मिला संगीत देने का, तो एक ही गीत ने कमाल कर दिया, साथ हो तुम और रात जवान, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नज़रों की ज़ुबान। ये धुन जो है ये बनाई थी एस कार साहब ने कांच की गुड़िया फिल्म के लिए, जिसमें मनोज कुमार थे। तो अब देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुँची। तो वो असिस्टेंट इतने काबिल हैं बर्मन दादा के कि बर्मन दादा धुनें बनाए चले जा रहे हैं, और फिल्म के अंदर उन गीतों को सभी को जगह मिलती चली जा रही है। अब जब स्टोरी लाइन चलती चली जा रही है और हर मोड़ से हर चीज़ सामने आती जा रही है, कुमकुम और जॉनी वॉकर के बीच का प्यार भी सामने आ गया, कभी माला सिन्हा और गुरुदत्त के बीच में मोहब्बत कॉलेज टाइम में रही थी, वो भी सामने आ गई। ये गुलाबो जो है ना, ये तो ऐसा लगता है जैसे सहरा में खिला हुआ एक गुलाब का फूल है। वो इतनी इनोसेंट है, और वो इतना प्यार करने लगी है विजय से, यानी गुरुदत्त से, जो शायर है जिसे दुनिया ने नकार दिया है। इस दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब तक आपको कामयाबी की शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं होती, आपके सृजन को पहचानने वालों की संख्या बहुत कम होती है। हाँ, एक बार कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए, एक बार विदेश में कहीं आपका नाम हो जाए, फिर सारे बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं, भाई वाह वाह, हम तो पहले ही कहते थे ये बड़ा टैलेंटेड इंसान है, ऐसा पलटी मारते हैं लोग बाग। तो इस तरह वो जो सीन्स हमें इसमें बड़े मोहब्बत के सीन्स हैं, क्योंकि इस फिल्म के दौरान जब वो पहला सीन इन्होंने शूट किया था, मुझे बताया था गुरु उन्हें, मूर्ति जी ने, अपने बीके मूर्ति जी ने, कि वो पहला शॉट जैसे वो हवलदार पीछे भागा आ रहा है और वो पुलिस वाले कोई डर से जो एकदम से सहम के गुरुदत्त की आगोश में आ जाती है, कहती है कि मुझे बचा लो बचा लो। वो सीन दरअसल पहले पिक्चराइज हुआ था, आता बाद में है वो फिल्म में, वो सीन पहले पिक्चराइज हुआ था। तो इस तरह
वीके मूर्ति साहब अलग अलग जगह पर जो कैमरा एंगल्स बताते थे गुरु को, या गुरु जो उनको बताते थे, वो उनका नतीजा है कि ब्लैक एंड वाइट में ये फिल्म अपने आप में अद्भुत नज़र आती है। मैंने कहा ना कि आफ्टर क्या हुआ ऐसा कि 1957 में ये फिल्म बनाने की गुरु के मन में, ये दरअसल उनके मन में हमेशा से ख्याल रहता था, और उन्होंने कहा मैं चांस लेने की स्थिति में हूँ, मुझे जितना फाइनेंस करना है मैं अरेंज कर लिया है और मैं इस फिल्म को बना रहा हूँ। और प्यासा बनाकर जो दाव उन्होंने खेला था उसमें 100% कामयाबी उन्हें मिल गई। प्यासा अपने आप में एक ऑटमनल सोनेटा सा नज़र आता है, एक ऐसी मेलंकली है जो लगभग ऑटम में सुनाई देती है, और इसकी जो बेकरारी है कलाकारों में और जो लोग उसके साथ में जुड़ी हुई टीम है उनमें, वो साफ जाहिर होती है कि सब इस बात से एंक्शस हैं कि इस फिल्म का होगा क्या, क्योंकि ये फिल्म धीरे धीरे चलती चलती ख़तरनाक सरहदों को पार करती चली जा रही है। यानी वो फ़कीर जो है जिस पे कोट उड़ा दिया था उसने कुर्बानी दे दी, उसकी डेथ हो गई और विजय बच गया। अब दुनिया उसे मानने को तैयार नहीं कि विजय जिंदा है, वो सामने घूम रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कि इससे बड़ी बनावट दुनिया की क्या हो सकती है कि उसको पहचानते नहीं। और आखिर में फिर वही बात घूम फिर करके आती है, वो आखिर के 20 मिनट्स, रफली 20 मिनट्स का जो इसका सिलसिला है वो इसका क्रिसेंडो बिल्ड करता है। उनकी किताब छप जाती है, हिट हो जाती है, जितने भी स्वार्थी लोग हैं वो सबके चेहरे साफ दिखाई देने लगते हैं, और इन सब के बीच में गुलाबो हमेशा विजय का साथ देती है। ये इस फिल्म की थीम है। इस दुनिया में भले ही अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, कौन सा चार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया ज़िंदा है, ताबिंदा इसलिए है कि इसमें कुछ बड़े खूबसूरत इंसान मौजूद हैं। जैसे वो दलदल में रहते हुए भी कमल है गुलाबो, यानी वहीद रहमान उस फिल्म में। और जॉनी वॉकर को देखो आखिर तक क्या दोस्ती निभाते हैं, और ये दोस्ती तो दरअसल रियल लाइफ में भी गुरुदत्त की जॉनी वॉकर के साथ में हो ही गई थी। गुरु की ज़िंदगी को जितना समझने की कोशिश करता हूँ और जितना मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, प्यासा तक का गुरुदत्त एक अलग गुरुदत्त है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे गुरु की ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप याद कीजिए उन दिनों को कि जब वो फिल्म जोगन के गीत सुने गुरु ने, और कहा किसने गाए हैं, उसने कहा गीता रॉय। तो गीता रॉय से बातचीत का रास्ता निकाला और कहा मुझे तुमसे ब्याह करना है। गीता रॉय ने बताया कि मेरी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि मैं उन सबको निभा लूँगा मैं। और फिर वो जो मोहब्बत है वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता चला गया। लेकिन फिल्म प्यासा के बाद, प्यासा के बनते बनते भी अगर आप चाहें तो कह सकते हैं गुरुदत्त को, देखिए हमारे जो त्रिदेव हैं ना, दिलीप साहब, राज कपूर और देवानंद, ये तीनों कमाल के एक्टर तो हम मान के चलते हैं, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि रियल रोमांटिक आपकी नज़र में कौन है, मेरी नज़र में रियल रोमांटिक गुरुदत्त है। गुरुदत्त ने उन हिस्सों में जाकर ज़िंदगी को खोजा जहाँ तक पहुँचने की चेष्टा अक्सर लोग करते नहीं। वो चलते चले जाते थे, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो ये भी नहीं जानते थे कि जिस जंगल की पगडंडी से उन्होंने रास्ता शुरू हुआ अंदर जाके वो भूल सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो चलते रहते थे, ना वो बजट की फ़िक्र करते थे, ना ये सोचते थे कितना खर्चा हो रहा है। सृजनात्मक तड़प, जिसे मैं क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट कहता हूँ, जो गुरु में दिखता है वो अलग ही है। बोल रहा हूँ ना आज मैं इसलिए क्योंकि 60 ईयर्स गुरुदत्त को रुखसत हुए हो गए, 60 बरस गुरुदत्त को गए हुए। देखिए कामयाबी मेरे मुताबिक ये है कि जब आप ना भी रहें तब लोग आपकी बातें करें तो बात बनती है ना। ये थोड़ी होता है कि सामने जो इंसान है उसको मालाएं पहनने वालों की तो कमी नहीं होती ना। गुरुदत्त का सृजन है, उसका अपनी क्रिएटिविटी है, उसका अपना कंसेप्ट है, उसका एक थॉट प्रोसेस है, उसकी अपनी एक टीम है। शुरू के दौर में देवानंद साहब से उनकी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मिलजुल करके काम भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत जल्दी देवानंद समझ गए कि उनका रास्ता अलग है और गुरु समझ गए कि उनके मन में जो भावनाएं फिल्म मेकिंग के लिए हैं वो अलग हैं। दोस्तों वो आखिर तक रहे। दुखदाई है 39 बरस की उम्र में गुरु का चले जाना। 9 अक्टूबर की रात को तन्हाई ने घेरा डाला हुआ है गुरु पे, और अबरार अरवी साहब भी आखिरी इंसान हैं जो उनसे मिलते हैं और फिर
गुरु ने कहा भी कि मैं अब अबरार साहब इत्मीनान से जाना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 10 अक्टूबर 1964 गुरुदत्त दुनिया में नहीं रहे। किस आसानी से लोग लिख देते हैं ये सुसाइड है, ये खुदकुशी है। मैं सोचता हूँ कि जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ड्रिंक्स लिए थे, उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लिए थे, हो सकता है उसका रिएक्शन हो गया हो। किसी भी इंसान के चले जाने के बाद में उसके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान नहीं रहा उसके बारे में क्या बातें करनी, उल्टी सीधी सीधी ही बातें करनी चाहिए। तो हम गुरु को एक कलाकार के रूप में देखें। हम गुरु को एक ऐसी प्रोडक्शन टीम उन्होंने अपने चारों तरफ बना ली थी कि जिसके सारे वो धीरे धीरे, संगीत भी है, गीतकार भी है, राइटर भी है, एक्टर्स भी, और रहमान साहब भी उनके साथ देखिए आखिर तक चलते हैं। जॉनी वकर को भी देर तक अपने साथ में लिए रखा। और उसके बाद में अबरार अलवी साहब तो उनके बिल्कुल जैसे कहते हैं हमसाया थे। और वीके मूर्ति साहब ने आखिर में जब कहा कि भाई मैं गुरु जा रहा हूँ, उनके बाद में फ़िल्म करते रहे, इसके प्यासा के बाद भी गुरुदत्त के लिए फ़िल्म की, तो उनको उनका भी ये रहता था। गुरुदत्त कहीं एक लोनर थे। इतना कुछ चारों तरफ होते हुए भी, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, इज़्ज़त भी है, सम्मान भी इतना है, उसके बाद भी वो इंसान कहीं अकेला है। और वो जो अकेलापन है, उस अकेलेपन की जो परछाइयाँ हैं, वो गुरु के सृजन में हमें नज़र आती हैं। देख सको तो देख लो। जैसे प्यासा फिल्म में वो कभी एक बाग में जाकर बेंच पे लेट जाता है विजय। दरअसल विजय जो है वो गुरुदत्त ही है। वो जो किरदार है उसको प्ले करने में उन्हें टाइम नहीं लगा होगा, और ना उन्हें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी होगी, क्योंकि वो किसी तरह से जाकर वहाँ लेट जाना और फिर वहाँ पे अपनी शायरी साहिर साहब की बोलना, और किस तरीके से मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ उगती जाती है, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं, तुम्हें यकीन के तुम कभी न बिछड़ेंगे, मुझे गुमान के हम मिलके भी पराए हैं। ये जो बरस रही है ना शाहिर की शायरी, ये फिल्म की जान है। चाहे वो तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, और चाहे कोई इतनी रोमांटिक शायरी, ये शाहिर की शायरी तो बरस रही है, पूरी फिल्म में जान है। बस मैं याद करता हूँ उस कमाल के इंसान को। जस्ट 39 बरस की उम्र में गुरु दुनिया से रुखसत हो गए। दुखता ही है। रह जाते तो लव एंड गॉड बन जाती तो और अच्छी बन सकती थी। और देखिए ना उनका कितना, उनकी पर्सनैलिटी का जो एक करिश्मा है, एक पर्सोना है, आखिर में जब दरवाजे में यूँ दोनों हाथ खड़े किए हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी क्रूसीफाई किया जाना है। जनता टूट पड़ी है उन पर, झूठ बोलते हो, और बचा करके निकालता है वहाँ से उनका दोस्त जॉनी वकर, अब्दुल सत्तार, और बाद में जा कर के गुलाबो जो इंतज़ार में है, वो दलदल की कमल जो गुलाबो है, उसके साथ वो चल देते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि हैप्पीली दे लिव्ड देन आफ्टर। जितना ज़िंदगी में चैन सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, वो शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, या जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि कामयाबी, इससे जितना दूर जाओगे उतना चैन पाओगे। जितना इसमें धंसोगे हासिल कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े लोगों को आप छू के देखिए, मिल के देखिए, करीब जाके देखिए, सब जगह एक बवंडर है, सब जगह एक भंवर है, और उस भंवर में हर कोई तैर रहा है। बस इत्मीनान से अपना गुरुदत्त वहीदा-रहमान के साथ, यानी विजय, चला जाता है गुलाबों के साथ, और एक नई दुनिया जहाँ उसका इंतज़ार कर रही है। सृजन तो नहीं छोड़ेगा, करता रहेगा, लेकिन ये सृजन दुनिया के लिए नहीं होगा। जब हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करते हैं तो हम अधूरे हो जाते हैं। जब सिर्फ हम अपने मन के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं तो हम पूरे हो जाते हैं। पूरे से मतलब पूर्णत्व हासिल हो जाता है। और आधे अधूरों की दुनिया में पूर्णत्व की खोज एक मूर्खता है। आपको अगर अपने आप में तसल्ली है कि मैंने अपना काम अच्छा किया है, मेरा सृजन जितना होना चाहिए था है, तो इट्स ओके, फाइन। तमगे लेकर या बड़े बड़े टेस्टिमोनियल लेकर ज़िंदगी जी नहीं जाती। और ये सो कॉल्ड जो कामयाबी के आडंबर हैं, ये देर सवेर सब टूट फूट के नीचे आ जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ हज़ारों एक्टर्स दुनिया में आए, लेकिन मैं गुरुदत्त का जिक्र इस तरीके से कर रहा हूँ जैसे ये सारे शब्द मेरे मन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि गुरु को मैं इतनी अच्छी तरह और समझ पाया वीके मूर्ति साहब से बातचीत करने के बाद। ये तो पहली इम्पॉर्टेंट फिल्म है, उनकी ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी का मतलब प्यासा, और इसके बाद में उन्होंने बनाई कागज़ के फूल, और फिर उन्होंने बनाई
साई बीबी और गुलाम। लेकिन इस बीच में बड़ी कामयाब फिल्म भी उन्होंने बना दी थी, चौदहवीं का चांद, जो कि डायरेक्शन गुरुदत्त की नहीं है, वो एम सादिक साहब की है। लेकिन ट्रायलॉजी में दुनिया अगर याद करती है गुरुदत्त को तो वो प्यासा, कागज़ के फूल और साई बीबी और गुलाम। तो ये जो डायमंड ईयर है, मतलब आम भाषा में कहें गुरुदत्त 60 बरस हो गए दुनिया से रुखसत हुए, तो ये अपना पहला पन्ना मैंने खोला है। पहला पन्ना मतलब प्यासा से खोला है। और अगर किसी दिन मन करेगा तो आगे किसी दिन कागज़ के फूल पे बात कर लेंगे, उसके बाद फिर साई बीबी और गुलाम पे बात कर लेंगे। भाई देखो, कॉलेज से रिटायर हुए 11 साल हो गए, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते भी 40 साल निकल गए थे। कौन सा ज़माना था 1973 जब पढ़ाना शुरू किया था, और धक्के खाते खाते और पगडंडियों से होते होते अपना मुकाम पा लिया, चलने फिरने लायक हो गया था मैं। और आज मैं सोचता हूँ कि फिल्म्स मेरी ज़िंदगी का अटूट और अभिन्न अंग हमेशा रहे हैं, और ख़ास तौर से 50s और 60s का सिनेमा। बात भी उसी बारे में करता हूँ यूट्यूब पे, इसीलिए मैं डाल दिया करता हूँ। कुछ संगी साथी मित्र परिचित हैं मेरे जो इन बातों को सुन लेते हैं। ज़्यादातर तो कहते हैं लंबे हो जाते हैं आपके वीडियोस बहुत। क्या करूँ, हैं 15 सेकंड का एक टिकटॉक बना दूँ गुरुदत्त पे, हंस दोगे? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कहना है वो कहना है, और जो मन में क्यों रहना है बाकी बचा हुआ। गुरुदत्त के बारे में मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, पहले भी कहता रहा हूँ, इतने सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। लेकिन ये 60th ईयर ऑफ हिज एनिवर्सरी, गुरुदत्त की पुण्यतिथि 10 अक्टूबर, वो था 1964, ये है 2024। इसलिए गुरुदत्त को और ज़्यादा मैं अपने तरीक़े से याद कर रहा हूँ। गुरु गुरु है, गुरु तो गुरु है, हर रूप में गुरु है। अदाकारी में भी, प्रोडक्शन में भी, डायरेक्शन में भी, और कंसेप्ट्स में भी गुरु हर जगह मौजूद है। तो इसलिए प्यासा नाम से ही ज़ाहिर होता है, प्यास बुझने वाली तो थी नहीं, इसलिए आगे चलते रहे। और मैं गुरुदत्त को याद करता हूँ, उनकी रुखसती भी कही थी कुछ बात कैफ़ी साहब ने, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। भाई एक बार को तो मौत ने भी सोचा होगा, यार गलत जगह पे दस्तक दे दी है मैंने। कैफ़ी साहब बहुत पसंद करते थे गुरुदत्त को, और मौत ने भी सोचा, लेकिन मौत ने जो एक बार कर दिया ना क्लिक, तो फिर जाना ही पड़ता है, फिर उसमें बचाव की गुंजाइश नहीं रहती। सीधी सच्ची बात है, वक्त से पहले कोई ले जा नहीं सकता, जब वक्त आ जाएगा तो कोई बचा नहीं सकता। मौत से डरना भी तो क्यों डरना, कौन जाने इससे आगे की दुनिया इस दुनिया से भी बहुत बेहतर हो, कौन जाने। किसी को मालूम थोड़ी है, किसी ने देखा थोड़ी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। गुरुदत्त जहाँ भी होंगे वो इटर्नल रोमांटिक ही होंगे मेरे हिसाब से, वो वन एंड ओनली इटर्नल रोमांटिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। तो उनके बारे में तो जब भी मौका लगता है कुछ ना कुछ कह देता हूँ। अभी मन किया तो अभी फिर कह दिया उनके बारे में, अभी फिर करेंगे, देखते हैं, मन किया तो आगे कुछ और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और याद करता हूँ बरसती बारिश में।